नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ये एनटीए द्वारा प्रायोजित प्रथम प्रश्न पत्र के इस व्याख्यान श्रृंखला के 25वें व्याख्यान में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, तीसरी अन्विति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विषय में हम पिछले 24वें व्याख्यान से परिचर्चा कर रहे हैं। 24वें व्याख्यान में हमने संप्रेषण का अर्थ और प्रक्रिया को देखा था 23वें और 24वें व्याख्यान में, और आज इसी के तहत हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विषय में परिचर्चा करेंगे। साथियों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे कि शब्द से ही लग रहा है, आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अनिवार्य बिंदु हो गया है। हम देखें तो शिक्षा के लिए प्राच्यकाल हो या अभी तक की सामान्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उपदेष्टा की, जो ज्ञान देता है, और दूसरा प्रश्नकर्ता या जिज्ञासु या छात्र की। इन दोनों के मध्य परस्पर होने वाली परिचर्चा के माध्यम से ज्ञान का जो है अधिगम होता है, ज्ञान का संग्रहण होता है, उसका प्रसारण होता है, विश्लेषण होता है, व्याख्यापन होता है, ये तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं। किंतु आज जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है और वैज्ञानिक युग की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, नए नए उपकरणों का, नए विधियों का, प्रविधियों का आगमन हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे शिक्षा में एक तीसरे आयाम की संकल्पना शुरू हो गई है, और वह आयाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी न केवल शैक्षिक क्षेत्र में अपितु मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में, प्रत्येक क्षेत्र में आज अपना एक प्रभुत्व दिखा रहा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा में फिर इसकी अनिवार्यता क्यों न हो। इसीलिए आजकल आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस नाम से जब शिक्षक प्रशिक्षण का क्षेत्र होता है, बीएड में, शिक्षा शास्त्री में, डीएलएड में या फिर एमएड में, तो वहां इसके लिए अनिवार्य रूप से एक प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है। और इस स्तर पर जो बीएड नहीं भी किए हैं किंतु आगे उच्च शिक्षा में अध्यापकीय जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, उनको भी इसके बारे में संज्ञानता होनी चाहिए। इसलिए इस अन्विति को हमारे इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। ये है क्या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी? आइए इसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। साथियों, शैक्षिक क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी से क्या आशय है, इसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वस्तुतः साइंस और टेक्नोलॉजी का, अर्थात अभियांत्रिकी का, विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। किंतु जब शिक्षा के क्षेत्र में इस आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं या इसका नाम लेते हैं, तो कौन से बिंदु इसमें आएंगे, उनके विषय में हम परिचर्चा कर रहे हैं। और इसी से हमारे इस परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे और हमसे यही अपेक्षा की जाती है कि इसके बारे में हम जानते रहें। तो सामान्य शब्दों में औद्योगिक जगत में उपयोग होने वाली विधियों, प्रविधियों, उपकरणों और पद्धतियों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग ही शैक्षिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी है। अब एक चीज देखिए आप, विधि, प्रविधि, उपकरण और पद्धति कहने को तो या सामान्य रूप से तो ये एक दूसरे के आसपास नजर आते हैं शब्द, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है। अब विधि कौन सी होती, क्या होती है? तो विधि शिक्षण के लिए अध्यापक पूर्व रूप में कोई निर्धारित विधि रखता है। जैसे उच्च शिक्षा में जब हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। यहाँ बहुत ज्यादा हम विस्तृत नहीं करेंगे, सामान्य रूप से देखें जैसे व्याख्यान विधि के माध्यम से उच्च स्तर पर अध्यापन होना चाहिए। वहीं जो प्रायोगिक पक्ष है, विज्ञान, गणित, इनको पढ़ाने के लिए तो इनको हमेशा प्रायोगिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो ये अलग अलग स्तरों पर, कहीं कहीं जैसे मान लीजिए जहां जनतांत्रात्मक सूचना प्रणाली का आजकल युग है, तो जनतंत्र में क्या होता है, सभी की सहभागिता हो, तो आपसी विचार विमर्श, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए। ये अलग अलग विधियां हैं शिक्षण की।
आप इसके लिए डिटेल में पिछला व्याख्यान जो विधियों पर है उसको देख सकते हैं वापस। तो विधि अर्थात पूर्व निर्धारित जो आपस में शिक्षक और छात्र के मध्य की जाने वाली अंतःक्रिया है, इसके लिए पूर्व निर्धारित कोई विधि, जैसे व्याख्यान विधि, जैसे परिचर्चा विधि, जैसे प्रयोग विधि, जैसे परियोजना विधि, ये। और दूसरा प्रविधि क्या है? तो प्रविधि वो है कि जब विधियों में कुछ उपकरणों या कुछ नया नवाचार का हम उपयोग करते हैं, उसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक जब अपनी टेक्निक यूज करता है, अपनी जो तकनीकी है, अपनी जो युक्ति है, उसका उपयोग करता है, तब वो प्रविधि कहलाती है। अर्थात बच्चों के सामने पाठ्य वस्तु को बड़े आसानी से, सरलता से प्रस्तुत करने के लिए जब अध्यापक या तो भाव भंगिमाओं में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करके एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की शैली का इजाद करता है, प्रस्तुत करता है, या फिर कुछ वो अपने जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों के किन्हीं चीजों का उपयोग करता है, तब वो सामान्य से अलग, विधि से अलग, वो प्रविधि कहलाती है। प्रविधि सामान्यतः प्रविधि शब्द ही है टेक्नोलॉजी आधारित, तकनीकी वो बदलता है, तकनीकी टेक्निक लगाता है, युक्ति का उपयोग करता है। और फिर उपकरण अर्थात दूसरे क्षेत्र में बनाए गए उपकरणों का सीधे शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, जैसे कंप्यूटर का मुख्य जो उपयोग शुरू हुआ था तो ये कैलकुलेटर था, अंकिकीय गणनाओं को करने के लिए हुआ था। आज हम धड़ल्ले से सभी अपने पक्षों में, शैक्षिक जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक उपकरण था, उसका उपयोग यहाँ हो रहा है। और फिर पद्धति अर्थात कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई पद्धति, जो लोगों ने अनुसरण किया। जैसे हम देखते हैं सुकरात का शिक्षण पद्धति प्रश्नोत्तर विधि था, या भारत में जो पहले गुरुकुल परंपरा थी उसमें प्रश्नोत्तर विधि प्रचलित था। तो ये सुकरात ने के नाम से एक तरह से रूढ़ सा हो गया, प्लेटो की पद्धति, सुकरात की पद्धति, अरस्तु की पद्धति। तो ये कौन सी पद्धतियां हैं? प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शिक्षण को प्रस्तुत करना। तो ये चारों अलग अलग शब्द हैं, विधि अलग है, प्रविधि अलग है, उपकरण अलग है और पद्धति अलग है। तो औद्योगिक जगत अर्थात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अगर कोई नई विधि, नई प्रविधि, नया उपकरण या नया पद्धति अपने लिए इजाद किया, उसी का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग शुरू करते हैं, तो एक तरह से शैक्षिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जन्म होता है, या इसी को कहते हैं। क्यों और कैसे, इस पर हम पूरी एक परिचर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मुख्यतः 3 आयाम अनिवार्य है, 3 आयामों की अनिवार्यता है। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षा जब भी पूर्ण होगी तो ये 3 चीजों का होना उसमें अनिवार्य है। एक तो अध्यापक, दूसरा छात्र पूछेगा या जानना चाहेगा तभी अध्यापक पढ़ाएगा, और तीसरा शिक्षक और छात्र के विषय में, शिक्षक और छात्रों के मध्य परिचर्चा करने के लिए कोई पाठ्य वस्तु, कोई पाठ्यक्रम, कोई कंटेंट, कोई विषय वस्तु जिस पर ये दोनों परिचर्चा करें। तब इन तीन आयामों से एक तरह से शिक्षा पूर्णता को प्राप्त करती है। किंतु आज के युग में एक आयाम ऐसा भी है जिसके बिना शैक्षिक प्रक्रिया शायद पूर्ण ही ना हो पाए। वह आयाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी को शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है। इसको तीसरा आयाम कहा गया है। तीसरा आयाम अर्थात, देखिए हमने चर्चा भी किया आपसे कि जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे सभी के लिए या बहुत दूर क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए अध्यापकों तक भौतिक उपस्थिति संभव नहीं है। फलतः टेक्नोलॉजी के उपयोग करके सभी लोग या हम ही सभी सूचनाओं के लिए आज पुस्तकालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष का हमें विचार सुनना है तो उसके लिए हम सभी लोग उस व्यक्ति के पास नहीं जा सकते हैं। नतीजा क्या है? उसको सुनने, हमें विवेकानंद जी का कोई भाषण सुनना है, अभी हमारे सामने उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं हो सकती, तो हम उनके द्वारा पहले से रिकॉर्डेड जो सामग्री है, उनके विचार हैं, उनके वक्तव्य हैं, उसको हम सुन सकते हैं। किसके माध्यम से? सूचना और संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से। ठीक है। तो आगे, शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर अंतःक्रिया करने के लिए जैसे पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु की आवश्यकता होती है, वैसे ही आज के युग में प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता हो गई है।
प्रौद्योगिकी अब एक शब्द और यहाँ पे आ गई है। पहले आप प्रविधि, तकनीकी और प्रौद्योगिकी, इसमें अंतर समझिए। सामान्यतः देखिए तकनीकी क्या है, ये टेक्नोलॉजी दरअसल शब्द है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक से बना हुआ है। टेक्निक अर्थात किसी समस्या के समाधान के लिए हमारे मस्तिष्क में यकायक कोई युक्ति सूझ जाती है, उसी को टेक्निक कहते हैं। जब उसका फॉर्मल यूटिलाइजेशन होता है, जब उसका औपचारिक उपयोग आरंभ होता है, तब उसको टेक्नोलॉजी शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे मान लीजिए रोशनी की जरूरत थी और बल्ब का उपयोग हो गया। बल्ब की एक लाइफ हुआ करती थी, पिघल करके उसका स्प्रिंग टूट जाता था और वो फ्यूज हुआ करता था। तो हमें दीर्घ काल तक और आंखों में नहीं चुभने वाली तेज रोशनी की जरूरत हुई, तो हमने कोई टेक्निक लगाई। कौन सी टेक्निक लगाई? हमने ये CFL बना दिया, हमने LED बना दिया। फिर कम की ज्यादा की जरूरत हुई, वैसे वैसे हमने इसको बदल दिया। तो टेक्निक को बाद की जब पहली बार ये इजाद हुआ होगा तो कुछ कंपनियों ने किया होगा। आज ये सामान्यकृत प्रक्रिया है, सभी के पास औपचारिक रूप से पहुंच इसकी है। तो ये जब इसकी औपचारिकता होगी, एक व्यक्ति ने ये टेक्निक लगाई थी, ये युक्ति लगाई थी, बाद में ये फॉर्मल हो गया, तो वो उसी को टेक्नोलॉजी नाम दे देते हैं। अब प्रौद्योगिकी क्या है? तो जिन तकनीकियों का उपयोग औद्योगिक घरानों में होता है, औद्योगिक जगत में, उद्योग जगत अर्थात नए नए वस्तुओं के उत्पादन के लिए कार्य करने वाले क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। और उन जगत में उन फैक्ट्री, कल कारखाना, औद्योगिक मतलब यही। तो इनमें जिस प्रविधि का उपयोग होता है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, वो प्रौद्योगिकी। उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए नए नए तकनीकियों को जन्म दिया, वो सारी उनकी प्रौद्योगिकी है। अब प्रविधि क्या है? तो विधि से बेहतर, प्रविधि मतलब निर्धारित विधि को नए तरीके से प्रस्तुत करने की शैली प्रविधि है। जैसे व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि को सामान्यतः व्याख्यान का मतलब है खड़े होकर के किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना। लेकिन अध्यापक, सभी अध्यापक व्याख्यान देते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन सभी अध्यापकों की व्याख्यान शैली आपको पसंद नहीं आती होगी। कुछ एक की बहुत अच्छी लगती होगी, कुछ एक की बहुत खराब लगती होगी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ प्रविधियों का उपयोग किया, आपको आसानी से विषय वस्तु समझ में आवे, इसके लिए अपनी शैली इजाद की। कुछ तरीकों, कुछ वस्तुओं, कुछ घटकों, कुछ बाहर से चीजों को लेकर के और उसको प्रविध किया। आपको दिखाने का, समझाने का नया तरीका बन रहा है। तो इसलिए कुछ प्रविधियों का उसने उपयोग, प्रकृष्ट विधि, प्रविधि अर्थात उसी विधि को थोड़ा उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया। इसका आप अंतर समझ पाए होंगे। अब एक चीज और है, हम देख रहे थे कि शैक्षिक जगत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ है कि प्रौद्योगिकी जगत के विधियों, प्रविधियों, उपकरणों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। उदाहरण अब इसको एक देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी का उदाहरण लिया कि ये जब कंप्यूटर बना था और स्लाइड्स प्रोजेक्टर बना था, प्रोजेक्टर। तो देखिए कंप्यूटर का आपको पता ही होगा, कंप्यूटर का उपयोग कैलकुलेटर से हुआ। फिर कैसे ये शुरुआत हुई, इसकी क्या उपयोगिता है, बहुत ज्यादा इसमें हम समय नहीं दे रहे हैं। आप इसको देखिए, कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर वस्तुतः कम समय में अधिक और प्रामाणिक गणना करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता हुई थी। बाद में धीरे धीरे उन्होंने कैलकुलेटर को अलग अलग स्वरूपों में ढाला और वो कंप्यूटर के रूप में विकसित हुआ। आज अगली पीढ़ी का कंप्यूटर हमारे सामने है। तो मुख्य औद्योगिक जगत की ये समस्या थी, उस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने बनाया था। इसी उपकरण को हमने हूबहू शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना शुरू कर दिया और शैक्षिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक लंबा शिक्षा में इन विधियों का उपयोग, ये उपकरणों का उपयोग जैसे हुआ है, वैसे ही प्रविधियों का उपयोग हुआ है। प्रविधियों के उपयोग के संदर्भ में सबसे पहला जो समय होता है वो 1926 का समय है, 1926, 1926। और अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय, ओहियो राज्य है अमेरिका में, वहां ओहियो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे सिडनी प्रेसी। इन सिडनी प्रेसी ने वस्तुतः 1926 में एक मशीन बनाया था, शिक्षण मशीन के नाम से यह जाना गया, टीचिंग मशीन। और यहीं से फॉर्मल जो है, औपचारिक रूप से शैक्षिक प्रविधि की शुरुआत हो गई। तो देखिए शिक्षण मशीन, कुछ युक्तियां, कुछ तकनीकियां थी जो औद्योगिक जगत में यूज किया जाना था। उन्हीं तकनीकियों को
उन्हीं जो है उपकरणों को, पद्धतियों को इन्होंने शिक्षा के लिए उपयोग करके और शिक्षण मशीन की शुरुआत कर दी। और 19वीं सदी जो है ये शैक्षिक तकनीकी के आरंभ का समय आरंभ होता है। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम शैक्षिक प्रविधि की शुरुआत या शिक्षण मशीन की आविष्कार किसने किया, तो आप बेहिचक लिखिएगा, अमेरिका के ओहियो राज्य के विश्वविद्यालय के सिडनी प्रेसी ने किया था। उसके बाद का जो दशक था 30 से लेके 40 तक, तब कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री से लुम्सडेन नाम था, ग्लेसर नाम था, इन लोगों ने कई प्रकार के कार्ड बोर्ड ये सब उपयोग करना शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में। फिर ये जो सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन बनाया था, इससे हट करके इन्होंने इन प्रविधियों को जन्म दिया। उसके बाद से 1950 का जो दशक रहा वो शिक्षा तकनीकी या शिक्षा के सूचना संचार प्रौद्योगिकी में सबसे अहम रहा। इस समय बीएफ स्किनर ने 1950 में एक अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति की शुरुआत की। अभिक्रमित अनुदेशन को अंग्रेजी में प्रोग्राम लर्निंग बोला जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम लर्निंग से तात्पर्य ये है, एक प्रोग्रामिंग बनाया। अर्थात देखिए, पहले जो सिडनी प्रेसी ने बनाया था वो एक हार्डवेयर था, हार्डवेयर कठोर शिल्प था, और अब तक जो हार्डवेयर के रूप में कुछ कार्डबोर्ड भी ग्लेसर लुम्सडेन ने बनाया 30 से 40 के दशक में। फिर 1950 में एक सॉफ्टवेयर बनाया सिडनी बीएफ स्किनर ने 1950 में एक अभिक्रमित अध्ययन या प्रोग्राम लर्निंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके माध्यम से एक प्रोग्रामिंग फिक्स किया। बच्चे इसके माध्यम से सीख सकते थे। उसमें वो भी अलग अलग प्रकार था, 4 उसके मुख्य आधार थे। एक था रेखीय अभिक्रम, दूसरा था शाखीय अभिक्रम, तीसरा था मैथेटिक्स, और चौथा था कंप्यूटर आधारित अध्ययन। रेखीय अर्थात एक ही रेखा में कुछ प्रश्न आते थे, प्रश्नों का उत्तर दे देते थे छात्र और उनको प्रतिपुष्टि मिल जाती थी। सही दिया तो अच्छा है और गलत दिया तो कहते थे पुनः प्रयास करिए। और वहीं पर जो शाखीय थी, अर्थात किसी एक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आते थे। 4 प्रश्न आए सामने, पहले एक प्रश्न का उत्तर आया, 4 प्रकार के, अगर जो सही दिया चारों ऑप्शन में से, एक जो है टेक्नोलॉजी का था, दूसरा साइकोलॉजी का था, तीसरा फिलॉसफी का, तीसरा और चौथा लैंग्वेज का। तो जो सही उत्तर आपने दिया उसी से संबंधित अगले प्रश्न खुलना शुरू हो जाता है, अर्थात उसी ब्रांच, उसी शाखा से। इसको शाखीय अभिक्रम। और फिर तीसरा मैथेटिक्स थी, इसमें मैथेटिक्स की संरचना करके ये असेसमेंट के काम में आता था। और चौथा था कंप्यूटर बेस्ड। तो ऐसे इन्होंने एक प्रोग्रामिंग बनाई जिसको प्रोग्राम लर्निंग कहा जाता है, इसको अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। फिर इसी से जो है संदर्भ लेकर के, अभिप्रेरित होकर के भारत में भी 1970 में एनसीईआरटी में शैक्षिक तकनीकी केंद्र की शुरुआत की हुई, और 1974 में यह औपचारिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने लगा। कौन? भारत में स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र, जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत कार्य करता है। तो सामान्य रूप से ये आपको जानना चाहिए, इसकी हमने परिचर्चा कर ली। अब जो हमने समझा इसको शैक्षिक तकनीकी का आशय, इसको एनसीईआरटी ने भी परिभाषित किया है। वो क्या है, एक बार इसको देखते हैं। साथियों, एनसीईआरटी की एक राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। इसने जितने भी आयाम हैं शिक्षण के, जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर अध्ययन करके अपना अभिमत एक रिपोर्ट दिया था। तो 2009 के रिपोर्ट के अनुसार एक शैक्षिक तकनीकी का रिपोर्ट दिया था राष्ट्रीय फोकस समूह ने, एनसीईआरटी के द्वारा गठित फोकस समूह। उसने सूचना संचार प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है, वास्तव में शैक्षिक तकनीकी का बुनियादी सिद्धांत सभी सुलभ संसाधनों, मानवीय और अमानवीय, को सुव्यवस्थित रूप में व्यवहार में लाना है, ताकि विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। देखिए, इन्होंने ना ही किसी औद्योगिक जगत का नाम लिया है, अभी तो बड़े नपे तुले शब्दों में बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी है। कहा कि वास्तव में शैक्षिक तकनीकी का बुनियादी सिद्धांत से तात्पर्य आधारभूत सिद्धांत। शैक्षिक तकनीकी किसे कहेंगे, आधार क्या है, यह। तो ये कहा कि सभी सुलभ संसाधनों, सुलभ और 2 प्रकार के संसाधन, एक तो मानवीय और दूसरे मानवेतर। मानवीय संसाधन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं,
और अमानवीय मतलब बाकी भौतिक जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं, बाकी जिन चीजों की भौतिक उपस्थिति है, अर्थात यंत्र, उपकरण, मकान, कमरा से लेकर के और इस चराचर जगत में विद्यमान बाकी सभी चीजें जो मानव से अतिरिक्त, वो सभी अमानवीय। तो इन सभी सुलभ संसाधनों, मानवीय संसाधन और अमानवीय अर्थात मानवेतर संसाधनों को सुव्यवस्थित रूप में व्यवहार में लाना, अर्थात छात्र और अध्यापक के मध्य जो अंतःक्रिया चलती है, जो इंटरेक्शन चलता है, इस इंटरेक्शन में इस संसार में उपस्थित सभी ह्यूमन रिसोर्सेज और बाकी अदर रिसोर्सेज को यूज करना, यूटिलाइजेशन में उसका देखना, उसको उपयोगिता में ले आना, जिससे कि विभिन्न जो भी शैक्षणिक समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके। उदाहरण के लिए अभी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोविड-19 की समस्या है, इसके चलते समस्त विश्व ही आज त्रस्त है। छात्र विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, ना अध्यापक उनसे मिल पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो मीटिंग ऐप और तमाम चीजों का उपयोग करते थे, ये व्यवसाय वाले, वो लोग क्या करते थे, कई लोग अलग अलग जगहों पर हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी अर्थात कई देशों में जिसका व्यवसाय है, और वो अपने मैनेजर को, अपने प्रबंधकों का एक साथ मीटिंग करना चाह रहा है। तो वो क्या करते थे, किसी मीटिंग ऐप का यूज करते थे, सभी एक साथ जुड़ जाते जो जहां जिस देश में है, और अपना बैठ करके परिचर्चा कर लेते थे किसी भी बिंदु पर। अब जब उनकी इस प्रक्रिया को आज हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करें, अब हम गूगल मीट और बाकी जो भी मीट है, मीटिंग ऐप हैं, उनका उपयोग करके आज हम छात्रों के साथ जुड़ रहे हैं और छात्रों के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी उपलब्ध संसाधन है, उसका शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जब उपयोग किया जाए तो इसी को शैक्षिक तकनीकी कहेंगे। और सूचना संचार तकनीकी का क्या, इस शैक्षिक तकनीकी का ही पूरा नाम है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या कर रहे हैं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, यही है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। किसके लिए, सूचना के लिए और प्रौद्योगिकी संचार के लिए। तो इसीलिए शिक्षा तकनीकी का ही ये अपर संबोधित शब्द है, अपर शब्द है जिससे शिक्षा तकनीकी संबोधित की जा रही है। अब शिक्षा तकनीकी वस्तुतः थोड़ा बहुत विस्तृत इसका परिप्रेक्ष्य है, एक व्याख्यान में तो अगर नहीं हो पाता है तो हम आगे देखेंगे, लंबा नहीं खींचे। देखते हैं अब इसका एक स्वरूप बहुत संक्षिप्त में। साथियों, इसका जो शैक्षिक तकनीक का स्वरूप है, अप्रोच है या आयाम है, ये मुख्यतः 3 प्रकार का है। आपने देखा होगा, सामान्यतः पहले को बोलते हैं कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच से तात्पर्य है कुछ भी ऐसा उपकरण जो बना हुआ था चाहे किसी भी क्षेत्र में उपयोग के लिए, जब उसका उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो इसी को हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। हार्डवेयर का आप और सामान्यतः जानते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी भौतिक उपस्थिति है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और इसको कहीं कहीं शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सीधे आपका प्रश्न अगर पूछ दे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच किसे कहते हैं, तो आप सीधे लिख देंगे हार्डवेयर को फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, या कठोर शिल्प उपागम कहते हैं, या हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। अब इसको फर्स्ट अप्रोच क्यों कहते हैं, तो देखिए, जैसे कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर का उन्होंने उपयोग किया था अपने आंकिकीय गणना के लिए। हमने इस उपकरण का हूबहू उपयोग शिक्षा में कर दिया था, उनके उपकरणों को ला करके जब यूज किया तो इसी को हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, इसी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, शैक्षिक प्रविधि या शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। दूसरा जो है वो कोमल शिल्प उपागम है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये सिस्टम तो था, यह कंप्यूटर तो था जैसे हार्डवेयर के रूप में, जब इसमें हमने अपनी प्रोग्रामिंग की, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, डाला, तो इसको हम कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, या इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड अप्रोच बोलते हैं। शैक्षिक प्रविधि या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। प्रथम आप स्पष्टता समझिए, प्रथम मतलब उनके बनाए उपकरणों को सीधे उपयोग करना, द्वितीय मतलब सेकंड अप्रोच मतलब उनके उपकरणों में अपने सॉफ्टवेयर को फिट करना, राइट। तो ये हो गया अपने सॉफ्टवेयर, इसको कोमल शिल्प कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच के, इसको शैक्षिक प्रविधि द्वितीय कह रहे हैं। और तीसरा जो है वो सिस्टम एनालिसिस है।
प्रणाली उपागम। जब इन दोनों को मिला देंगे अर्थात हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो सिस्टम एनालिसिस का जन्म होता है। अब दोनों के बाद हमारा एक सिस्टम बन गया कि हम जैसे अब हम यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं ये परिचर्चा आपसे, या फिर इस स्लाइड को बना करके अब हम आपसे अपने परिचर्चा कर रहे हैं, हम डिस्कशन आपसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इनका उपकरण था उसको यूज किया, ये स्लाइड, फिर हमने अपने तरीके से अपने शब्दों को इसमें फिट किया और इन सब के माध्यम से आपसे परिचर्चा कर, आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इसको पूरे प्रक्रिया को सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली उपागम कहलाता है ये। अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिला करके जब हम अपने कार्य की सिद्धि करते हैं तो उस कार्य सिद्धि को ही सिस्टम एनालिसिस या प्रणाली विश्लेषण के नाम से हम जानते हैं। इसी को प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। मुख्यतः 3 चीजें इसमें आती हैं। इसके क्षेत्रों को देखें, 3 पहलुओं को व्यवस्थित करने का कार्य करता है तकनीकी। एक तो इनपुट आउटपुट और तीसरा जो है वो ये सिस्टम एनालिसिस ही आ जाती है। सिस्टम एनालिसिस अर्थात एक पूरी प्रोसेसिंग, पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। इनपुट का मतलब होता है अदा, जब हम कोई चीज उसको इनपुट करते हैं, फिर आउटपुट, और आउटपुट पूरी एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट होता है। जैसे कंप्यूटर से कोई चीजें हमें लेनी है तो हम इसको कोई कोडिंग देते हैं, फिर वो प्रोसेस में डालता है, फिर समझता है, अपनी भाषा में समझ करके हमारे समझने योग्य भाषा में रखता है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा हमें नहीं समझ में आती है और हमारी भाषा कंप्यूटर की नहीं आती है। तो हम क्या कोडिंग कुछ इनपुट करते हैं, फिर एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है। अर्थात शिक्षण के 3 ये मुख्य आयाम हो जाते हैं यहाँ भी, इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट। और शिक्षण के ये जो शिक्षण प्रविधि के आयाम 3 हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पूरा सिस्टम एनालिसिस। तो दरअसल आप देखेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिल करके ही पूरे सिस्टम को तैयार करते हैं। हार्डवेयर हो गया ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इसमें जो हमने सामग्री डाली अपनी प्रोग्रामिंग की, और एक पूरी सिस्टम एनालिसिस अर्थात प्रणाली विश्लेषण, मतलब अब हम आपके साथ जो अंतःक्रिया कर रहे हैं, ये कार्यात्मकता जो है, क्रियात्मकता जो है, हम लोगों की आपस की परिचर्चा जो है इसके माध्यम से की जाए, इसको बोल रहे हैं प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। तो साथियों, मेरे समझ से आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस को समझ चुके होंगे। सामान्य और सरल भाषा में आप समझिए, जैसे मान लीजिए बोर्ड होता है, तो बोर्ड, चौक, डस्टर, ये जो चीजें हैं कक्षा में, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, इस चौक की जो लिखावट है बोर्ड पे, जिसको आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं, चौक को उठा लेंगे, डस्टर उठा लेंगे, बोर्ड भी आप उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो लिखावट है ना, उसको अपने झोले में, थैले में उठा के नहीं ले जा सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम एनालिसिस, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद इन दोनों को मिलाया गया। जब बोर्ड पर अध्यापक ने कुछ लिखा किसी संदर्भ से जोड़कर, तो आपका जो एक अधिगम हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, वो पूरी प्रक्रिया के विश्लेषण के आधार पर हो जा रहा है, इसीलिए इसको सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। और आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी समझ गए क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, या एजुकेशनल अप्रोच फर्स्ट, या टेक्नोलॉजी अप्रोच सेकंड, या फिर थर्ड आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर दे पाएंगे। प्रविधि, तकनीकी, प्रौद्योगिकी से पूछा जाए तो आप उत्तर दे पाएंगे। इसकी सामान्य विकास प्रक्रिया आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर दे पाएंगे, मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ। फिर भी आपका कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि हम अगले व्याख्यान में उसकी परिचर्चा कर सकें। अब फिर अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।